everyone, welcome to Education Shelf Live. I am Dr. Riddhi Agrawal and I am here with the next part of chemical kinetics. तो पिछले पार्ट में हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम उस रेट को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स के बारे में बात करें। सो गाइस, अपने चैनल पे ज्वाइन बटन भी आ गया है, तो आप लोग अब चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। और चैनल को ज्वाइन करने के जो एडवांटेजेस हैं उनको लेके मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रही हूँ, तो उस वीडियो को भी आप देख लेना, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त, तो आप उसे इंस्टेंट तरीके से डाउटनट ऐप के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। उस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और उस ऐप को यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। कोरोना के वक्त घर बैठे पढ़ाई करो ना, डाउटनट है आपके साथ, जहां आप बस क्वेश्चन की फोटो लेकर तुरंत अपने डाउट का वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही यहाँ कोटा के टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम, एनजे सर के फ्री वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। इतना ही नहीं, रोजाना शाम 5 बजे डाउटनट की टीम आकर करेगी देश भर के टॉप आईआईटी, जेईई और नीट में पूछे गए डाउट सॉल्व, वो भी लाइव। सो स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में कोई भी आए डाउट तो डाउटनट के साथ उन्हें कर दो आउट। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो जो पहला फैक्टर है वो है कॉन्सेंट्रेशन का। सो डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन। तो हमारी जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन पे किस तरीके से डिपेंड करती है वो हम देखेंगे। तो जो रेट होती है केमिकल रिएक्शन की एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर सकती है। नाउ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन in terms of concentration of reactants is known as rate law. rate law. अब जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स के बेसिस पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं रेट लॉ या रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन। क्लियर है। दूसरा जो हमारा फैक्टर है वो है रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। अब जो हमने कल पार्ट पढ़ा था उसमें हमने ब्यूटाइल क्लोराइड के हाइड्रोलाइसिस वाली टेबल देखी थी। तो उसमें हमने क्या देखा था कि जैसे जैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा था टाइम के पैसेज के साथ, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होती जा रही। दूसरी तरफ अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो हमारी रेट जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो जो रेट है एक रिएक्शन की वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, किसकी? रिएक्टेंट्स की। अब यहाँ पे हम एक जनरल इक्वेशन लेते हैं, AA प्लस BB गिव्स अस CC प्लस DD। तो इसमें जो ABCD हैं छोटे वाले चारों, वो हमारे स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के। अब इस रिएक्शन के लिए जो रेट एक्सप्रेशन हम लिखेंगे वो क्या होगा? रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेज टू द पावर X, B रेज टू द पावर Y। अब X और Y जो एक्सपोनेंट्स हैं वो हो सकता है A और B के बराबर भी हो, यानी कि ये स्मॉल a और स्मॉल b के, और हो सकता है कि इन दोनों के बराबर न भी हो। तो इस वाली इक्वेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं? रेट विल बी इक्वल्स टू K A रेज टू द पावर X, B रेज टू द पावर Y, क्योंकि हमें प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटा के इज इक्वल्स टू K लगाना पड़ता है। एक और तरीके से हम इसको लिख सकते हैं -dr/dt इज इक्वल्स टू K A रेज टू द पावर X, B रेज टू द पावर Y। तो इस टाइप की जो इक्वेशन हमने लिखी ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होती है, जहां पे जो K है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। अब जो हमने ये वाली इक्वेशन लिखी थी प्रोपोर्शनैलिटी वाली, ये इक्वेशन जो है ये हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन से रिलेट करती है, इसलिए हम इसको रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं हम? इट इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स with each term raised to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation। तो रेट लॉ एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें रिएक्शन रेट को हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स की उनकी टर्म्स में देते हैं, और हर एक टर्म एक पावर से जुड़ी हुई होती है, और हो सकता है कि ये पावर A और B यानी कि स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो है बैलेंस इक्वेशन में उनके बराबर हो और ना भी हो। जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे पास 2NO प्लस O2 गिव्स अस 2NO2। अब इस रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसे हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे मेजर कर सकते हैं। तो हम दो तरीके से काम कर सकते हैं, या तो हम एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखें और दूसरे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते जाएं, या फिर दोनों रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को हम चेंज करें। तो इसके बेसिस पे हमें एक टेबल जो है वो मिलती है इस तरीके की। यहाँ पे देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है NO की वो 0.3 है,
इसकी भी 0.3 है। यहाँ पे इसकी डबल कर दी, इसकी सेम रखी है। और फर्स्ट और थर्ड वाले रिएक्शन को हम देखें तो NO की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, जबकि O2 की जो है वो डबल कर दी है। तो इन पे क्या क्या इफेक्ट आता है वो हम देख लेते हैं। तो जब हमने NO की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया, यानी कि यहाँ पे हम फर्स्ट और सेकेंड एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, और इसमें हमारी O2 की कॉन्सेंट्रेशन सेम थी, तब जो हमारा फॉर्मेशन रेट था NO2 का वो 4 गुना बढ़ गया। 0.096 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड से 0.384 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड हो गया। तो इसका मतलब जो रेट है हमारी वो NO के कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, यानी कि NO की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके स्क्वायर पे हमारी रेट मिल रही है। जब भी तो NO की कॉन्सेंट्रेशन हमने डबल की तो हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमारी रेट जो है वो 4 गुना होगी। दूसरी तरफ जब हमने NO की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट में, और इसी एक्सपेरिमेंट में हमने O2 की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, तो जो हमारी रेट थी वो सिर्फ 2 गुना ही बढ़ी। यानी कि O2 से अगर हम देखें तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन 1 के पावर पे ही चेंज करेगी। यानी कि अगर O2 की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी तो डबल हो जाएगी, ट्रिपल कर दी तो ट्रिपल हो जाएगी। इसलिए जो रेट इक्वेशन है इस रिएक्शन के लिए वो हम कैसे लिखेंगे, रेट विल बी इक्वल्स टू K NO का स्क्वायर इंटू O2 का 1। तो डिफरेंशियल रेट क्या हो जाएगी, -dr अपॉन dt विल बी इक्वल्स टू K NO का स्क्वायर इंटू O2। अब हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस रिएक्शन में जो हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा से मिली है, ये x और y के कोफिशिएंट, वो हमारी ओरिजिनल रिएक्शन जो था, यानी कि जो बैलेंस्ड इक्वेशन थी हमारी 2NO + O2 = 2NO2, उसी के बराबर आ रहे हैं। यानी कि x और y जो हैं वो A और B के बराबर आ रहे हैं। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। जैसे पहला है हमारा CHCl3 + Cl2 गिव्स अस CCl4 + HCl। यहाँ पे जो हमारी रेट निकलती है जब हम एक्सपेरिमेंट तरीके से निकालते हैं तो वो निकलती है हमारी K CHCl3 × Cl2 raised to the power ½ दूसरा रिएक्शन जो है हमारा वो है CH3COO C2H5 + H2O गिव्स अस CH3COOH + C2H5OH। तो यहाँ पे जो रेट निकलती है वो होती है CH3COO C2H5 raised to the power 1 और H2O raised to the power 0। तो इन दोनों रिएक्शन में हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो एक्सपोनेंट्स आए हैं हमारे, यानी कि x और y, और इस केस में भी x और y, वो हमारे a और b के बराबर नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें किसी भी रिएक्शन की रेट लॉ पता करनी है तो हम सिर्फ उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख के नहीं बता सकते हैं कि इसका रेट लॉ क्या होगा। उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंटल तरीके से उसे डिटरमाइन करना होगा। क्लियर है? अब चलते हैं हमारे थर्ड फैक्टर पे, जो कि है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। अब जो हमारी रेट इक्वेशन थी उसमें x और y क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे कि जो हमारी रेट है वो A और B के कॉन्सेंट्रेशन चेंज को लेकर कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है। दूसरी तरफ जो हमारे एक्सपोनेंट्स थे x और y, अगर हम उनका सम निकाल दें तो हमें उस रिएक्शन का पूरा ऑर्डर मिल जाएगा, जहाँ पे x और y क्या और रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंट A का ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है x और रिएक्टेंट B का ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है y। इसलिए the sum of the powers of the concentration of reactants in the rate law expression is called the order of that chemical reaction। तो जो concentration है हमारे reactants की, उनकी जो powers है rate law expression में, उसका अगर sum निकालें हम powers का, तो हमें उस chemical reaction का order पता चल जाएगा। अब जो order है reaction का वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और even fraction की form में भी हो सकता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि जो रेट है हमारी वो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी बिल्कुल भी। अब एक जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है हमारी, वो हमेशा हमें ये चीज नहीं बता पाती है कि किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा रिएक्शन है हमारा, रेयरली कोई ऐसा रिएक्शन है जो कि एक स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। अब जो रिएक्शन एक स्टेप में ही कंप्लीट हो रहे हैं उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, और दूसरी तरफ आते हैं हमारे ऐसे रिएक्शंस जो कि एक स्टेप में कंप्लीट होने की बजाय एक सीक्वेंस रहता है उनमें एलिमेंट्री रिएक्शन का, जिसको हम मैकेनिज्म बोलते हैं, और उन स्टेप्स के कंप्लीट होने के बाद ही हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इस तरीके के रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब ये रिएक्शन जो है वो कंसेक्यूटिव रिएक्शंस भी हो सकते हैं, रिवर्स रिएक्शंस भी हो सकते हैं, और साइड रिएक्शंस भी हो सकते हैं। कंसेक्यूटिव रिएक्शन का क्या मतलब है,
जैसे सपोज करो हमने जो इथेन है उसका जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें CO2 और H2O मिल जाता है, लेकिन इस प्रोडक्ट के मिलने से पहले कुछ इंटरमीडिएट्स भी बनते हैं, हमारे कुछ इंटरमीडिएट स्टेप्स भी आते हैं जिसमें हमारा अल्कोहल बनता है, एल्डिहाइड बनता है और एसिड भी बनता है। अब जो हमारा साइड रिएक्शन है वो क्या है, जैसे हम फिनॉल का नाइट्रेशन कराएं तो उसमें हमें ओ नाइट्रोफिनॉल भी मिलेगा और उसमें हमें पी नाइट्रोफिनॉल भी मिलता है। अब जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट का हम कैसे पता लगाएंगे वो देख लेते हैं। एक जनरल रिएक्शन ले रहे हैं हम यहाँ पे, AA प्लस BB गिव्स अस CC प्लस DD। अब हमें पता है कि रेट क्या होगी इसकी, इट विल बी इक्वल्स टू K A रेज टू द पावर X और B रेज टू द पावर Y। दूसरी तरफ X प्लस Y क्या है हमारा, N क्या है, ऑर्डर है इस रिएक्शन का। तो जो हमारा K है वो क्या हो जाएगा, रेट अपॉन A रेज टू द पावर X B रेज टू द पावर Y। अब हमें पता है कि रेट की यूनिट होती है वो होती है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू 1 अपॉन ये जो A और B है इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पे लिख देंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया, लेकिन उसको रेज टू द पावर N कर देंगे हम, क्योंकि X प्लस Y कर दिया हमने डायरेक्टली। यहाँ पे हमने A को B के बराबर लिया। अब जो हमारे कॉन्सेंट्रेशन की SI यूनिट है वो होती है मोल्स पर लीटर और टाइम की होती है सेकेंड्स। तो इसके हिसाब से अलग अलग जो हमारे ऑर्डर्स होते हैं उनकी अलग अलग यूनिट्स रहती हैं। जैसे 0 ऑर्डर रिएक्शन हुआ हमारा तो उसमें हमने मोल्स पर लीटर पर सेकंड तो लिख दिया, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम की यूनिट। अब जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है रेज टू द पावर N, जो N लिखेंगे हम उसमें 0 ऑर्डर रिएक्शन में वो 0 रहेगा, तो हमारा ये वाला जो है वो तो 1 के बराबर हो गया। तो हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, यानी कि K जो है हमारा वो रेट के बराबर ही हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो ऑर्डर है हमारा वो है 1, तो इसमें मोल्स पर लीटर को हम 1 की पावर पे रेज करेंगे, तो ये दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और हमारी यूनिट बच जाएगी पर सेकेंड। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में यहाँ पे मोल्स पर लीटर जो हमने ली कॉन्सेंट्रेशन उसको हमने रेज टू द पावर 2 किया, तो 1 मोल पर लीटर से कट जाएगा, लेकिन अभी भी यहाँ पे 1 मोल पर लीटर बच रहा है डिनोमिनेटर में। तो जब हम इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पर मोल लीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये तीनों यूनिट्स ध्यान रखनी है, 0 ऑर्डर की मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की सिर्फ पर सेकेंड और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की पर मोल लीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारे लास्ट फैक्टर पे जो कि हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, और वो है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। So the number of reacting species taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of a reaction. तो जितनी भी हमारी रिएक्टिंग स्पीशीज हैं जो कि कोलाइड करके केमिकल रिएक्शन कर रही हैं एक एलिमेंट्री रिएक्शन में, उनका जो नंबर है वो हमारा मॉलिक्यूलैरिटी रहेगा रिएक्शन का। अब ये रिएक्शन जो है वो यूनिमॉलिक्यूलर भी हो सकता है जब हमारी एक ही रिएक्टिंग स्पीशीज इन्वॉल्व है, जैसे कि NH4NO2 यानी कि अमोनियम नाइट्राइट जो है उसका हमने डिकम्पोजिशन कराया तो हमें N2 + 2H2O मिला। तो यहाँ पे सिर्फ हमारी एक ही स्पीशीज है क्योंकि इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1। दूसरी तरफ जो बायोमोलिकुलर रिएक्शंस होते हैं उसमें हमारे 2 स्पीशीज के बीच में साइमल्टेनियस कोलिजन होता है, जैसे 2HI गिव्स अस H2 + I2। तो यहाँ पे HI के ही 2 मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ कोलाइड करके H2 + I2 देंगे, इसलिए ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। तीसरा आता है हमारा ट्राइमोलिकुलर या टरमोलिकुलर रिएक्शन, जिसमें 3 रिएक्टिंग स्पीशीज के बीच में साइमल्टेनियस कोलिजन होता है, जैसे कि 2NO + O2 गिव्स अस 2NO2। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स तो इसके होगा और 1 मॉलिक्यूल इसका होगा, तो टोटल हमारी 3 रिएक्टिंग स्पीशीज हो गई, इसलिए ये ट्राइमोलिकुलर या टरमोलिकुलर रिएक्शन है। अब ये प्रोबेबिलिटी कि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके साइमल्टेनियसली रिएक्ट करेंगे वो बहुत कम है, इसलिए ऐसे रिएक्शन जिनकी मॉलिक्यूलैरिटी 3 है वो ही काफी रेयर होते हैं और बहुत ही स्लो तरीके से प्रोसीड करते हैं। अब ये एविडेंट हो गया कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं जिनमें 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है स्टाइकियोमेट्रिक इक्वेशन में, वो एक स्टेप में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो एक से ज्यादा स्टेप लेंगे कंप्लीट होने में। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है KClO3 + 6FeSO4 + 3H2SO4, तो ये हमें देगा KCl + 3Fe2SO4 होल थ्राइस + 3H2O। अब ये रिएक्शन जो है हमें वो 10th ऑर्डर का लग रहा है। कैसे, ये 6 है, ये 3 है और ये 1 है,
तो टोटल हो गया 10, तो 10th ऑर्डर का लग रहा है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये दिखाता है कि ये रिएक्शन जो है वो कुछ स्टेप्स में कंप्लीट होगा। अब ये बात ध्यान देने लायक है कि अगर ये कुछ स्टेप्स में कंप्लीट होगा तो कौन सा ऐसा स्टेप होगा जो कि इस पूरे रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं डेली लाइफ के। जो रिले रेस कंपटीशन होता है उसमें टीम का जीतना कौन तय करता है? ऐसा खिलाड़ी जो कि सबसे स्लो चल रहा है। तो वही चीज हम इसमें भी अप्लाई करते हैं। जो ओवरऑल रेट है हमारे रिएक्शन की, वो सबसे स्लोएस्ट स्टेप कंट्रोल करता है और उस स्टेप को हम बोलते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। जैसे सपोज करो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, 2H2O का हमने डिकम्पोजिशन कराया I- की प्रेजेंस में एल्कलाइन मीडियम में, तो ये हमें देगा 2H2O + O2। अब जो रेट इक्वेशन रहेगी इस रिएक्शन के लिए वो क्या होगी? -DH2O2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू KH2O2 इंटू I-। अब ये रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रहेगा H2O2 के रेस्पेक्ट में भी और I- के रेस्पेक्ट में भी। और हमें ये पता चला है एक्सपेरिमेंटली कि जो ये वाला हमारा प्रोसीजर है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में क्या होता है? H2O2 जो है वो I- के साथ रिएक्ट करके H2O + IO- बनाएगा और फिर हमारा H2O2 जो है वो इस IO- के साथ रिएक्ट करके हमें देगा H2O + I- + O2। अब ये दोनों स्टेप्स जो हैं वो बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्योंकि इसमें इसका एक है और एक है, तो यानी कि टोटल 2, और यहाँ पे भी इसका एक और इसका एक मॉलिक्यूल यानी कि टोटल 2, तो दोनों ही बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। अब जो हमारी स्पीशीज है ये IO-, इसको हम इंटरमीडिएट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन के टाइम पे बन रही है, लेकिन जो हमारी ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन है उसमें कहीं भी हमें IO- नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये जो फर्स्ट स्टेप रहा हमारा जिसमें हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, ये स्लो स्टेप होता है, इसलिए यही हमारी रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करेगा और ये हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। इसलिए जिस भी रेट से हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म होगा वही हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करे। तो इस डिस्कशन से हम 3 चीजें कंक्लूड कर सकते हैं। पहला, जो ऑर्डर है एक रिएक्शन का वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, 0 भी हो सकता है और वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन जो मॉलिक्यूलैरिटी है हमारी वो ना तो 0 होगी और ना ही वो एक नॉन इंटीजर होगी। दूसरी चीज, ऑर्डर जो है वो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों पे एप्लीकेबल है, जबकि जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में उसका कोई मतलब नहीं है। और तीसरी चीज, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो ऑर्डर है वो स्लोएस्ट स्टेप डिटरमाइन करता है और जो उस स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी है वो हमारे ओवरऑल रिएक्शन के ऑर्डर के बराबर होती। क्लियर हो गई ये तीनों चीजें? तो ये था हमारा आज का पार्ट जिसमें हमने फैक्टर्स के बारे में बात की जो कि हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा उसमें हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स देखेंगे और इसके अलावा हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में भी बात करें। ठीक है, सो मैं होप करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइज, लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप, व्हाट्सएप, इन सब जगह मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।